कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं? अच्छे हैं, चलिए वेरी गुड, आप सब अच्छे रहे। चलिए मैं आपका अपना टीचर कुशल गौड़, आज मैं आप लोगों के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास से गुप्त साम्राज्य की स्थापना का टॉपिक लेकर आया हूँ, जो हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दिए, चाहे आईएएस का दीजिए, पीसीएस का दीजिए, ग्रुप सी का दीजिए, सीटेट, टेट, अदर XYZ, पुलिस, SI वगैरह जितने भी आपके एग्जाम में कॉम्पिटिटिव, हर एग्जाम में यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें और बहुत अच्छी तरीके से आप इसकी तैयारी करें। आइए देखते हैं हमारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना का टॉपिक। विषय प्राचीन भारतीय इतिहास और टॉपिक है गुप्त साम्राज्य की स्थापना। देखिए, गुप्त साम्राज्य की स्थापना या उदय, क्वेश्चन अगर आ गया किस शताब्दी में हुआ था, तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना या उदय जो था वो आपका तीसरी शताब्दी में हुआ था। तीसरी शताब्दी ईस्वी, ठीक है, के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी स्थान पर हुआ था। एक इलाहाबाद, प्रयाग, इलाहाबाद का ही आज नाम प्रयागराज है या प्रयाग है। तो वहां पर एक 16 महानंदों की राजधानी होती थी कौशाम्बी, तो वहां पर इसका उदय हुआ था कौशाम्बी इलाहाबाद में। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि गुप्त कुषाणों के सामंत थे, मतलब ये इन्होंने कुछ समय तक गुप्तों ने कुषाणों के अंडर में रहते हुए काम किया था, क्योंकि इनसे पहले जो कुषाण पहलव थे वो इनसे पहले थे, वो वंश इनसे पहले स्थापित हो चुके थे। उसके बाद में गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जो गुप्त जो लोग थे ये कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का जो स्थापना हुई थी 240 से 280 श्री गुप्त ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त। श्री गुप्त का जो कार्यकाल है 240 से 280 ईस्वी माना जाता है। इसका जो उत्तराधिकारी था श्री गुप्त का, वो था घटोत्कच। घटोत्कच ये जो गद्दी पे रहा था 280 से 320 ईस्वी तक रहा था घटोत्कच। लेकिन गुप्त वंश का सबसे महान, योग्य, योद्धा और साहसी जो शासक था वो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, आप याद रखना, गुप्त वंश का महान, योग्य शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। कुछ बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है गुप्त वंश की स्थापना संस्थापक कौन थे, तो वो कर कहते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जबकि चंद्रगुप्त इसका अगला शासक था, एक योग्य था, महान था, इसकी उपलब्धियां लिखी गई इतिहास में, लेकिन संस्थापक ये बिल्कुल भी नहीं था। संस्थापक आपका श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के बाद गद्दी में बैठा घटोत्कच, फिर सबसे योग्य और महान जो शासक था वो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। 320 ईस्वी में, क्योंकि यहाँ इसके बाद घटोत्कच के चंद्रगुप्त प्रथम ही गद्दी पे बैठे थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। ये क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त प्रथम जब गद्दी पे बैठा तो कौन सी उपाधि लेके गद्दी पर बैठा था या कौन सी उपाधि ली थी? तो आप याद रखना, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम, इनकी जो मिसेज थी वो थी कुमार देवी। और कुमार देवी जो थी इनके जो पिता का वंश था, खानदान कहला, वो था लिच्छवी वंश। तो ये कुमार देवी जो थी ये लिच्छवी राजकुमारी थी या लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, जिससे इसका विवाह हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पे कब बैठा? 320 ईस्वी में। ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमार देवी। कुमार देवी किस वंश से थी? ये थी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 1920 ईस्वी में, एक क्वेश्चन आता है कि गुप्त संवत किसने चलाया था? वो चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब चलाया था? 319-20 ईस्वी में चलाया था, और इसी को गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है इतिहास में। ठीक है,
इतिहास में 3 संवत चले, शक संवत, विक्रम संवत और गुप्त संवत। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 ईस्वी में चलाया था। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के जो गद्दी पे बैठा था वो बैठा था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ये चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा और उत्तराधिकारी था। कौन? समुद्रगुप्त। किसका बेटा था? चंद्रगुप्त किसका बेटा था? समुद्रगुप्त प्रथम का बेटा और उत्तराधिकारी। 355 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था। जो समुद्रगुप्त था 355 ईस्वी में गद्दी पे बैठा और इसके पापा जब बैठे थे वो था 320 ईस्वी। गद्दी पर बैठने के बाद इसने आर्यवर्त, किसने? चंद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। मतलब ये योद्धा था, ये भी अपना में बहुत हिम्मती और साहसी शासक था। कौन? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का जो गुणगान होता है इतिहास में वो एक बहुत ही बड़े योद्धा के रूप में होता है हमेशा से, और होता रहेगा जब तक इतिहास रहेगा। तो इसे आर्यवर्त के 9 राजाओं को इनने हराया था और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को हराया था। तो इसी उपलब्धि के कारण समुद्रगुप्त को भारतीय इतिहास में नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। इन्हीं सब विजयों के उपलक्ष्य में इसे मतलब किसे? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है या नाम से पुकारा जाता है। किसे? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। क्लियर है? इसके बाद है समुद्रगुप्त ने अनेक नाम से उपाधि धारण की थी। जैसे कविराज की उपाधि लेने वाला शासक कौन था? समुद्रगुप्त। परम भागवत की उपाधि लेने वाला एकमात्र शासक समुद्रगुप्त। याद रखना, परम भागवत की उपाधि एकमात्र लेने वाला जो शासक था वो था समुद्रगुप्त। न इससे पहले किसी ने ली, न इससे बाद में किसी ने ली। विक्रमांक की उपाधि ली थी इसने, एक इसने अश्वमेध कर्ता की उपाधि ली थी। तो ये चारों जो उपाधि लेने वाला जो शासक था वो था समुद्रगुप्त। क्लियर? समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। याद रखना, विष्णु को मानता था ये अपना, तथा वैष्णव धर्म को मानता था। वैष्णव धर्म का जो संबंध है, विष्णु जी का जो संबंध है वो वैष्णव धर्म से ही है। तो जो समुद्रगुप्त था वो वैष्णव धर्म को मानता था, इसीलिए विष्णु की पूजा करता था। क्लियर? और समुद्रगुप्त संगीत का बड़ा प्रेमी था। इसके सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त। या किस शासक की आकृति सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाई गई है? समुद्रगुप्त। या सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वो है आपका वीणा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रसिद्ध कवि हरिसेन। याद रखना, हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे और इसने पर्याग प्रशस्ति पुस्तक की रचना की थी। किसने? पर्याग प्रशस्ति किसकी पुस्तक है? हरिसेन की। और हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त सेकंड देखिए। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो गद्दी पे बैठे वो चंद्रगुप्त सेकंड बैठे थे। इसके बाद गद्दी पे बैठे चंद्रगुप्त सेकंड अगर आपसे पूछ ले, समुद्रगुप्त। ठीक है? इसके पिता का जो नाम था वो था समुद्रगुप्त। ठीक है? गद्दी पर कब बैठा चंद्रगुप्त सेकंड? 380 ईस्वी। गद्दी पे बैठ रहे हैं, इनका क्रम याद रखना जरूर, बहुत आता है एग्जाम में। इसके दरबार में कौन चीनी यात्री आया था? फाह्यान। इसके चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में जो चीनी यात्री आया था प्रथम, वो था फाह्यान। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। प्रथम विक्रमादित्य की उपाधि लेने धारण करने वाला भारतीय शासक चंद्रगुप्त सेकंड। याद रखना, इसने यह उपाधि 57 ईसा पूर्व में
शकों पर विजय पाने की खुशी में धारण की थी। एक शक जनजाति थी, उस पर इसने विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त सेकंड ने। तो उसी विजय के उपलक्ष्य में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वर्ष याद रखना 57 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त सेकंड का राजकवि कौन था? शाब। इसके दरबार का जो राजकवि था वो था शाब। इसके समय में, किसके? चंद्रगुप्त सेकंड के समय में विद्या मतलब शिक्षा प्राप्त करने के दो प्रसिद्ध केंद्र थे। एक तो था उज्जैनी और एक था पाटलिपुत्र। उज्जैनी और दूसरा था पाटलिपुत्र। इसके दरबार में, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्नों की एक मंडली रहती थी या निवास करती थी। 9 रत्नों की एक मंडली रहती थी या निवास करती थी, जिसमें कौन कौन शामिल थे 9 रत्नों में? देख लीजिएगा, क्वेश्चन आता है किस प्राचीन भारतीय शासक के दरबार में 9 रत्न निवास करते थे या रहते थे या मंडली रहती थी या 9 रत्नों की मंडली स्थापित करी थी? तो वो हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त सेकंड। एक तो थे कालिदास। कालिदास भी इसके दरबार में रहते थे। कालिदास मुख्य थे 9 रत्नों में, आप याद रखना। जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्न थे, उनमें सबसे जो मुख्य कार्यवाहक कार्यभार अधिकारी वो थे 9 रत्नों में, वो थे कालिदास। अमर सिंह रहते थे इसके दरबार में। अमर सिंह ने अमर कोश की रचना की थी। अमर कोश की रचना अगर पूछे किसने की थी? अमर सिंह ने की थी। किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे। 9 रत्नों में शामिल थे। धनवंतरी इसके दरबार में 9 रत्नों में थे। शपणक ये ज्योतिष के विद्वान थे। ये जो शपणक थे ये ज्योतिष खगोल विज्ञान से संबंधित थे, ज्योतिषाचार्य थे। नेक्स्ट है वरुचि। वरुचि भी इसके दरबार में 9 रत्नों में थे। एक थे शंकु, ये वास्तुकार थे। शंकु अगर पूछ लिया जाए आपसे कि शंकु का जो संबंध था जो 9 रत्नों में शामिल थे वो क्या थे, तो ये वास्तुकार थे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक थे वेताल भट्ट। वेताल भट्ट भी 9 रत्नों में शामिल थे चंद्रगुप्त सेकंड के। एक थे घटकर्पण और एक थे वरामिहिर। ये खगोल विज्ञानी थे। खगोल विज्ञान का इन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान था और खगोल विज्ञान के प्रकांड पंडित और विद्वान माने जाते हैं। कौन? वरामिहिर, जो किसके 9 रत्नों में शामिल था? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्नों में शामिल थे। तो ये थे चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्न। क्लियर है? चंद्रगुप्त सेकंड का जो उत्तराधिकारी था वो था कुमारगुप्त प्रथम। याद रखना, चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त प्रथम, और इसे ही गोविंद गुप्त भी कहा जाता है। कहीं कहीं एग्जाम में कुमारगुप्त का नाम गोविंद गुप्त मिलता है, तो गोविंद गुप्त आ जाए तब भी वही बात है और कुमारगुप्त आ जाए तब भी वही बात है। ठीक है? इसका जो कार्यकाल रहा है कुमारगुप्त का 415 से 454 ईस्वी तक रहा है। 415 में गद्दी पे बैठा था और 454 ईस्वी में हट गया था। इसने किसने? कुमारगुप्त ने बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। याद रखना, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। एक मिनट रुकिएगा आप लोग। देखो, ये भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। प्राचीन जो शिक्षा दी जाती थी, प्राचीन जो शिक्षा पद्धति थी, उसका जो पढ़ने का जो शिक्षा केंद्र था वो नालंदा विश्वविद्यालय था। हवेन सांग जो चीनी यात्री था, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, वो इसी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भारत आए थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इसने। इसके बाद कुमारगुप्त प्रथम के जो उत्तराधिकारी थे वो थे स्कंदगुप्त। आप याद रखना, कुमारगुप्त के बाद गद्दी पे कौन बैठा? स्कंदगुप्त। यह स्कंदगुप्त किसके उत्तराधिकारी थे? कुमारगुप्त प्रथम के। 455 से 467 ईस्वी।
455 से 467 ईस्वी इनका कार्यकाल रहा है। इसके बाद इसने स्कंदगुप्त ने राजस्थान में स्थित गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। किस प्राचीन शासक ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी? किसने? स्कंदगुप्त ने। और सुदर्शन झील कहां पर है? गिरनार पर्वत पर है। और गिरनार जो पर्वत है वो कहां पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र क्षेत्र का गवर्नर बनाया था। पर्णदत्त थे इसके बेटे स्कंदगुप्त के, उन्हें इसने सौराष्ट्र जो क्षेत्र है गुजरात में, उनका गवर्नर नियुक्त किया था। इसके बाद स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूण जनजाति ने भारत पर आक्रमण किया था। एक क्वेश्चन आता है कि हूण जनजाति ने किसके समय में भारत पर आक्रमण किया था? तो स्कंदगुप्त हो जाएगा आंसर। और अगर वंश पूछे, गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल काल या फिर दिल्ली वंश, तो फिर हो जाएगा आपका गुप्त काल। क्लियर? अंतिम जो गुप्त शासक था वो था विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। तो अब याद रखना आप लोग एग्जाम में। देखो, एक कभी कभी एग्जाम में क्रम लगवा देता है कि गुप्त राजाओं का जो क्रम है वो क्या था, किसके बाद गद्दी पे कौन बैठा। तो आप याद रखना, संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। जो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त था। इसके बाद गद्दी पे घटोत्कच बैठा। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पे बैठा। चंद्रगुप्त के बाद इसका बेटा समुद्रगुप्त बैठा। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड बैठा गद्दी पे, इसका बेटा समुद्रगुप्त का। फिर कुमारगुप्त प्रथम बैठा, फिर स्कंदगुप्त बैठा, और अंतिम जो गुप्त शासक था वो था विष्णुगुप्त। तो ये था हमारे गुप्त राजाओं का क्रम, और ये क्लास आज का पार्ट 1 है। इसमें हमने जो राजा थे उनकी जो उपलब्धियां थी, उन्होंने वो कौन से काम किए, क्या उन्हें जाना जा, किस नाम से उन्हें पहचाना जा, इन सब का आज हमने स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखा है। इसके बाद हम पार्ट 2 में आपको गुप्त काल का शासन प्रशासन जो भी रहा है वो आपको पार्ट 2 में कंप्लीट उपलब्ध करा देंगे। तब तक आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। और आपने देखा है कल का जो हमारा एग्जाम हुआ है पीसीएस का, जो अब तक हम लोगों ने आपकी क्लास ली है उसमें से कम ज्यादा भी नहीं 30 से 40 क्वेश्चन हमारी पढ़ाई की क्लास से ही है। और चाहे वो इतिहास की क्लास हो, चाहे ज्योग्राफी की हो, पॉलिटी की हो, इकोनॉमिक्स की हो, करंट अफेयर हो, या जो भी एक्सवाइजेड अभी तक हमने आपकी क्लास ली है, उन्हीं में से 30 से 40 क्वेश्चन आप पेपर का मैच कर लो और हमारी क्लास लेके देख लो कंप्लीट। आपको पता लग जाएगा कि कौन सी क्लास में से क्या आया है एग्जाम में। तो आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें, बाकी कोई भी टेंशन ना लें, और बस कंटिन्यूटी के साथ आप मेहनत करें, और बाकी कोई भी आप टेंशन ना लें किसी भी तरीके से। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री है प्रतिदिन 3 क्लास पाने के लिए। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए आप अपना सब ख्याल रखिएगा। थैंक यू।